का भी वर्ल्ड कप शुरू हो गया नहीं। खो खो जो था बेचारा यू गांव की सीम तक सीमित था बेचारा यू गेम। यू वर्ल्ड चैंप है। अच्छा नेशनल तक था इसका स्कोप। पता नहीं वर्ल्ड कप में शामिल हुई है यार। हाँ तो इसका भी स्कोप ठीक है। खोए तो करना लेके जाके बस खो। बात बन गई। चलो भाई दिखाओ एक बार कॉपी पिछला दिखाओ। हैं दोनों करा देंगे। और बोल सुनो भाई आप जो है मॉनिटरी पॉलिसी कर रहे थे है ना। मॉनिटरी पॉलिसी कब स्टेब्लिश की गई थी? 27 जून 16 को है ना। इस मॉनिटरी पॉलिसी का चेयरमैन कौन था? आरबीआई गवर्नर। टोटल कितने मेंबर कमेटी? भाई बोलो मत प्लीज। एक तो बात जरूर सीख लो भाई ताम उस डी केस पे तो नहीं मतलब किसी पे तो भी जो ज्यादा ऊपर जा रहा है। दुनिया में जो ज्यादा ऊपर हैं वो गिने चुने लोग हैं ज्यादा नहीं है। मतलब लगभग 8 अरब आबादी है पूरी दुनिया की। 8 अरब। उस 8 अरब में तो मुश्किल तो 800 लोग है जिनने दुनिया जाना है। मुश्किल तो 800 लोग। तो वो जो 800 लोग हैं वे 800 लोग का मतलब जो जीवन शैली है वह अलग है कति कति टोटली अलग। उनका मतलब एक बार मेरे को एक मेरे दोस्त थे उसका लड़का पढ़ता था यहाँ इसमें कुंजपुरा सैनिक स्कूल में। तो सैनिक स्कूल में जब मैं गया तो वहां हमारी जो मुलाकात थी वो +1 +2 वाले बच्चों से हुई। वो +1 +2 का जो बच्चा था मतलब वो साफ दिख रहा था कि ये आने वाला कोई ना कोई अफसर है। कति साफ दिख रहा था कति जमा। मतलब उसका बोलने का स्टाइल उसका खड़े होने का स्टाइल उसका चलने का स्टाइल जब वो चल के गए हमारे वो मतलब साफ दिखाई दे रहे थे कि भाई हाँ इसमें है वो काबिलियत। मतलब हर चीज एकदम प्रॉपर उन लोगों की। तो वही है कि हर बार 20-30 सीडीएस एनडीए के लिए उसमें तो निकला है। हर बार निकला है। ठीक है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है अपने ये इस कुंजपुरे सैनिक स्कूल के ही पास आउट है। ठीक है। तो यह चीज तो हर किसी पे तो सीख लो तो हम के अलग बनना है अलग पहचान बनानी है तो अलग अपन करना पड़ेगा। फिर भीड़ में बैठ के पीछे एक एक बेंच पर 4-4 5-5 बैठे नु पहचान थोड़ा बनेगी तारी। ठीक है। पहचान बनाने के लिए तो अकेले इसकी डाल बैठना पड़ेगा जो अकेला बैठा। ठीक है। तो यह जो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी थी यह टोटल 6 मेंबर कमेटी थी। ठीक है। इसका काम क्या था? हर दूसरे महीने मॉनिटरी पॉलिसी का रिव्यू करना। अभी हाल ही में मॉनिटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ था। ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करे जावे हैं कि कुछ रेट्स हैं वह तय करे उनका रिव्यू करे जावे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बैंक रेट। लिख लो भाई बैंक रेट क्या होता है। लिखो। करें भाई इधर बातचीत हो लियो तो करें शुरू। आप मॉनिटरी पॉलिसी कर रहे थे। मॉनिटरी पॉलिसी में एक रेट है बैंक रेट। तो उस बैंक रेट ने आप देखेंगे उसमें लिखेंगे कि जिस ब्याज दर पर जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों जो कॉमर्शियल बैंक है भाई वाणिज्यिक बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन उपलब्ध कराती है वह दर बैंक दर या बैंक रेट कहलाता है।
वह दर या वह रेट बैंक रेट कहलाता है। जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन उपलब्ध कराता है वो बैंक रेट कहलाता है। वर्तमान में जो बैंक रेट है वो 6.75% है, 6.75%, 6.75%। दो तीन रेट ऐसे हैं जो पूछ लिए जावे हैं। एक तो रेपो रेट पूछ रहे हैं कई बार, वर्तमान में रेपो रेट कितना है। एक बैंक रेट पूछ लिया जावे है, ठीक है। तो ये दो तीन रेट हैं, बाकी ना भी याद करोगे कितने हैं तो काम चल जाएगा। एक और, जैसे हर दूसरे महीने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, रिव्यू होता है, तो ये रेट्स अप डाउन होते रहते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। कदे मेरे लिया पेपर मारो जी आपने इतना लिखवाया था, इतना गूगल बता रहा है, तो जानते हुए पेपर दे के आने के बाद चेक करने तो बढ़िया है कि पेपर देने जानते हुए चेक कर लियो कितना रेट है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में अभी फिलहाल जो बैंक रेट है वो कितना है, 6.75%, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे रेपो रेट। है ईब के बता रहा था मैं, वो ही तो बता रहा था 6.75% रेपो रेट भाई। जिस ब्याज दर पर आरबीआई, जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंक जो हैं, बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन, ठीक है, अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ओए लोन, वो रेपो रेट कहलाता है। वर्तमान में जो रेपो रेट है भाई वो है 6.50, 6.5% है भाई, ठीक है। हैं? हाँ भाई, ये सारे जो रेट पढ़ रहे हैं यहां पर रेपो रेट के पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनने का तो रिव्यू करेगा मॉनेटरी पॉलिसी, किन इनने तो मॉनेटरी पॉलिसी कम है, ठीक है। ये देखो यू है अपना बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, और फिर है सीआरआर, फिर है एसएलआर, फिर है एमएसएफ। ये तो रिव्यू करे जावे हैं रेट सारे के सारे उड़े, ठीक है। तो दो रेट हो गए भाई अपने, एक तो बैंक रेट और दूसरा रेपो रेट। दोनों में जो है आरबीआई लोन दे रहा है किनको, कॉमर्शियल बैंक को। बस फर्क इतना है कि इसमें जो लोन दिया जाऊगा वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इसमें जो लोन दिया जाऊगा वो शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म की जो अवधि है वह 1 दिन तक लेकर 14 दिन तक है, ठीक है। फर्स्ट डे से लेकर के 14 डेज तक की इसमें अवधि निर्धारित की। यदि 14 डेज तक ज्यादा अगर किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो फिर किस इंटरेस्ट रेट पे वो लेगा, बैंक रेट पे, ठीक है, आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है। तो यू लेवे क्यों है बैंक, क्या करना पड़ा है बैंक ने पैसे ले गए,
हाँ भाई, इधर क्या कर रहे हैं बैंक पैसे लेके न? इधर भाई पीछे लास्ट, ये जो बैंक है यू क्या कर रहा है पैसे लेकर न? है पब्लिक ते लोन दे हुए है। पीछे भाई लास्ट वाला बेंच क्या कर रहा है बैंक इस पे आरबीआई पे तो लोन लेकर पैसे लेकर। अरे उसते नहीं भाई, मेरे तो बता, मैं तेरी खातर बोल रहा, स्पेशल तेरी खातर। तू फिर तू उसते क्या बता रहा है? तू उन्हें गणा दे रहा है जिसते बता रहा है तू, वो तेरे ते भी ऊपर है। तू कम से कम श्यामी तो है, वो श्यामी भी नहीं, वो मुंह छुपा रहा है जब का। इधर भाई किस लिए ले रहा है कॉमर्शियल बैंक? है पीछे साउथ ब्लॉक किस लिए ले हुए है यू पैसे? आदमी पैसे, एक मिनट, आदमी पैसे किस लिए ले हुए है? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो बैंक भी किस लिए पैसे लेगा? उसकी जरूरत क्या है? साफ। हाँ भाई, किस लिए ले रहा है बैंक पैसे? लोन कैपेसिटी। हाँ भाई, इधर किस लिए ले रहा है? अच्छा, किस लिए ले रहा है? किस लिए ले रहा है? हाँ भाई, अब बताओ आगे किस लिए ले रहा है? सुनो भाई, अंत है कॉमर्शियल बैंक के दो एक काम है बस अल्ले। ठीक है, ना सिर्फ कॉमर्शियल बैंक बल्कि कोई भी बैंक, बैंक वही कहला सकता है जो दो काम कर रहा है। एक तो लोगों की डिपॉजिट स्वीकार कर रहा है, जमा पूंजी स्वीकार कर रहा है, और दूसरा लोन दे रहा है। जो दोनों शर्तों पे खरा उतर रहा है वो बैंक है, और जो दोनों में से सिर्फ एक काम कर रहा है वो बैंक नहीं है। वो फिर एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे आप छोटे छोटे बहुत सारे बैंक देख रहे हो आज, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, कैपरी गोल्ड लोन, उसके नाम में है कैपरी लोन, उसके नाम में आ गया। मतलब वो सिर्फ एक काम यू नहीं काम कर रहे हो, डिपॉजिट नहीं, वो सिर्फ लोन दे रहे हैं। वो क्या है? एनबीएफसी कंपनियां हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक माने, हाँ, तो कॉमर्शियल बैंक अपनी लोन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, आरबीआई से जाकर के पैसे मांगता है। ठीक है, अब वो लोन किस बेसिस पे देगा? उसकी अवधि के बेसिस पे देगा कि उसने कितने दिन के लिए पैसे चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, रेपो रेट पे देगा। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, बैंक रेट पे देगा। बैंक रेट कितना है? 6.75%। रेपो रेट कितना है? 50%। ठीक है, तो अब दूसरा देखो ध्यान से, रेपो रेट का कई बार दूसरा नाम पूछ लेता है, क्या है? रेपो रेट की फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑफर। इसने लिख लो, रीपरचेज ऑफर। मतलब क्या है इसका? है क्या मतलब हुआ इसका? दोबारा से की तंदर री देख लिया बस दोबारा। क्या मतलब है इसका? दोबारा से खरीद देगा। ओए, उस दिन सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस क्लास में थे, आज में इकोनॉमिस्ट की छुप रहे हैं? हैं? कोई एक आध मनमोहन बैठा हो क्लास में, निर्मला सीतारमण बैठी हो क्लास में तो बताओ यू क्या मतलब है इसका?
कॉमर्स वाले कितने हैं अपनी क्लास में? कॉमर्स वाले आज कोई नहीं आता है। अच्छा, और इकोनॉमी वाले जी ने इकोनॉमी पढ़ी है? पढ़ी है ना? ओह, मैं ताड़ा तो कभी सुनो भी ध्यान है। आप लोग याद करो, जब बैंक ने पैसे की जरूरत पड़ी थी तो वो आरबीआई के पास गया था। मान लो एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी, किसके पास गया? आरबीआई के पास गया था। तो ओडा चंदे इसने कह दिया था, इससे सिक्योरिटी दी थी ना। तो यूं कवा है बैंक किसते, अग भाई जब मेरे पे पीछे होंगे मैं तेरे पीछे देऊंगा और अपनी सिक्योरिटियां ना रीपरचेज कर लूंगा। मतलब यूं थोड़ा रखेगा, फिर उन्हें उल्टी देनी पड़ेगी ना जी, अगला इसके पीछे लौटा देगा। तो ये है रीपरचेज ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट लिख लो भाई। और आज ही नहीं इस तरीके से लिखना कि ये पूछे भी जाऊंगे बाद में। आज सारी क्लास रिपीट होगी बोर्ड के। रिवर्स रेपो बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, वो क्या है? रेपो रेट, जिस ब्याज दर पर आरबीआई लघु अवधि के लिए या अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखना है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट लिखो भाई। हिंदी का इतना नहीं आती मैंने हिंदी देख तो लिखो आप लोग भाई। मुश्किल तो कोई एक आधा वर्ड इंग्लिश का मैंने उससे पता हम हिंदी पे लिया था उसने तो लिखोगे, जब वाणिज्यिक बैंक अपनी कुछ जमा पूंजी को आरबीआई के पास जमा कराते हैं, तो वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, जो कि हमेशा रेपो रेट से कम ब्याज दर पर होता है। जो कि हमेशा है स्टार्टिंग पे मैं भूल गया क्या बोल था। हाँ, जब वाणिज्यिक बैंक अपनी कुछ जमा पूंजी का हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराता है तो वो रिवर्स रेपो। अब देखो दो कंडीशन है भाई ये भी। मान ले, सुनो भी ध्यान है, मान लो कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा एक्सेस में पड़ा है और लोन में भी नहीं लग रहा है, तो उसके पास क्या है? वो तो रफ पड़े हैं, वो कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है पड़े पड़ेगी ऐसे। तो नु सोचा है जब कोई नहीं ले रहा है तो आरबीआई ते दे कुछ तो आवेगा। ठीक है ना? तो वो अब आरबीआई जिस रेट पे पैसे दे रहे हैं, किस रेट पे दे रहा है? रेपो रेट पे दे रहा है ना। लेकिन वो देवे है तो रेपो रेट है 6.5%, लेकिन लेवे है तो अब बैंक अपनी फंसी में गया है उस दौर है, उन्हें जरूरत है पैसे की, लेकिन आरबीआई ने थोड़ा जरूरत है पैसे की। वो तो मैं तो धक्के देने गया हूं, उन्होंने भाई मैं तो इतने में लेऊंगा, दिन दाओ दे नहीं अपने ले जा, मैंने बैंक मांगना आया हूं तेरे। ठीक है, वो तो बैंक ही शाना बनकर उस दौर रहा है कि ना तो कुछ बढ़िया है, कुछ तो आवेगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट जो है, रेपो रेट में क्या है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जा रहा है पैसे के लिए, गया है रेपो रेट में। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है? रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या है? इसमें जहां वो पैसे लेने के लिए गया था, इसमें यू कॉमर्शियल बैंक पैसे देने के लिए जा रहा है। लेने के लिए जाऊंगा यू तो आरबीआई ठोक कर रेपो रेट लाऊंगा, ठोक के ब्याज लाऊंगा। मजबूरी में जा रहा है, देवेगा तो उन्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देन जा रहा है यू तो कम में लेऊंगा। कौन लेंदा भाई? तेरा जी करता दे जा, नहीं टाड़ा मैंने जरूरत नहीं। ठीक है ना? जैसे आप लोग आड़तियों को देखो,
ये ठोक के 2% का ब्याज लगा हुआ है, ठोक के अगर आम रेट चल रहा है अड़ती होगा। लेकिन जब इन देने जाओगे एक तो ऊपर जी बिंदा भाई नहीं हम लेंदे नहीं, हमने जरूरत नहीं, लोगों की जरूरत नहीं हमने पैसे की, तो 1% में देखा हुए हैं कई बार नू मेरा भाई पक्के हैं पीछे मरते को नहीं, लेकिन कई बार मर जाए भाई, ठीक है वह बात अलग है। तो समझ गए ना रिवर्स रेपो रेट क्या? रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम ब्याज दर पर होगा, ठीक है। इसमें उल्टा, अच्छा सुनो, ऐसा ही नहीं है कि हर बार जो है कॉमर्शियल बैंक ही जमा कर, कई बार आरबीआई को खुद भी जरूरत पड़ जाती है, खुद मांग भी लेता है वो इससे, लेकिन मांगेगा तब भी उस पर रिवर्स पे लेगा वो। क्यों? अब सुनना जानता है, इसने एक आध बार जरूरत पड़ रही है इनकी, इसने एक आध बार जरूरत पड़ रही है, लेकिन इनने रोज पड़ रही है इसकी, ठीक है ना। तो शांतला तो दबंगे हैं, ठीक है। तो जरूरत क्यों पड़ा है? कई बार जो सरकार है वह ऑर्डर दे दे कि मैंने इतने रुपये चाहिए, तो अब सरकार की जरूरतें पूरी करने के लिए यू इनके पास जाओ है, नहीं इसने जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे कौन सा था इस पछला? CRR, हाँ वो यू तो हो गया रिवर्स, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, हाँ रिवर्स का मतलब क्या हुआ है? उल्टा, बस उस तो उल्टा हो जाएगा बस अल्ले वो, मतलब तक रिवर्स रेपो रेट पे लेगा वो, ठीक है। तो CRR लिखो भाई, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात लिखो भाई। सभी वाणिज्यिक बैंकों को, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग, अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद आरक्षित करना पड़ता है या जमा कराना पड़ता है। वर्तमान में CRR रेट, कैश रिजर्व रेशियो रेट 4% है, 4% है। रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35% रेट है, और वो कितना है? 6.50%। देख रहे हो आधे में ले रहे है कति जमा, लेकिन मजबूरी है भाई, ले हुए हैं, कोई बात नहीं। लिख लिया भाई यू, मतलब पता क्या है? मतलब कहने का यू है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं ये सारे के सारे, इनको जो टोटल लोन कैपेसिटी है उनका एक सर्टेन भाग 3 पॉइंट कितना है? 35, 3.35 है ना परसेंट, इन नगद की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा कराना पड़ा है। क्यों ऐसा क्यों करा है आरबीआई इनके साथ? ताकि कितना है? ओ सॉरी CRR, हाँ CR 3.35% वो था अपना रिवर्स रेपो रेट। हाँ तो ये 4%। क्यों? ओए पीछे क्या हो गया भाई? बोलो नहीं भाई, ऐसा क्यों करना करा है आरबीआई इनके साथ? ये है नहीं सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि
फ्यूचर में कोई बैंक दिवालिये की कगार पर पहुंच जाए, डिफॉल्टर होने की नौबत आ जाए बेचारे की, तो उन कस्टमर्स को यू कंपनसेट कर सका बा जमा पूंजी देके ना। ठीक है, तो टोटल मान लो किसी बैंक की कुल लोन अक्षमता 100 रुपये की है, तो उन्हें 100 रुपये में तो 4 रुपये नगद के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, STATUTORY, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR है, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी STATUTORY, हिंदी में सांविधिक तरलता अनुपात। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लिख लिया? सुनो भाई ध्यान से, भाई दोस्त बोल लो मत यार, या तो तमना के पीछे बिठाऊंगा मैं, फिर कोई फायदा नहीं होगा उस बात का। प्लीज बोलो नहीं यार, बोलने तक बोलने का काम थारा नहीं, किसी और का है ये। और हम दूसरा का काम भी आप अपने सिर पर ठहरे था, इस तो बड़ी अपना एक कर लो पढ़ने का दम। जिनका काम बोलने का है मैं चुप बैठे, किनका है काम बोलने का? फिर है ऐसा कहा जावे कि जहां दो में बैठ के चुप रह ही नहीं सकते, ये दुनिया का सत्य है। खाया नहीं जावे है, मैं कुछ करना ही नहीं, सिर्फ मन इशारा करे, समझने वाले समझ गए। नुकम है कि जहां मैं दो बैठ गए तो फिर मैं चुप नहीं रह सकते, अगर चुप रह गए तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। ठीक है, तो उनका काम भी तो हमने ठा लिया यू। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात लिखो, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग, पूरी लाइन वाई लिख दो ऊपर वाली, लास्ट सी में थोड़ी ही छोड़ दियो, कदे कति सेम कर दो। सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग नगद तथा प्रतिभूतियों के रूप में, कैश प्लस सिक्योरिटीज फॉर्म में, नगद तथा प्रतिभूतियों के रूप में, कैश प्लस सिक्योरिटीज फॉर्म के रूप में खुद अपने पास आरक्षित रखना पड़ता है। सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग नगद तथा प्रतिभूतियों के रूप में, मतलब कैश प्लस सिक्योरिटीज फॉर्म में स्वयं अपने पास आरक्षित रखना पड़ता है, जो कि वर्तमान में 18% है, जो कि वर्तमान में कितना है? 18% है। मतलब पहले बैंक ने CRR के रूप में रिजर्व रख दिया 4% तो, और फिर SLR के रूप में 18%। अब फर्क इतना है बस, CRR जो है वो RBI के पास जमा है, और SLR जो है वो खुद अपने पास जमा है। अब ऐसा नहीं है अपने पास जमा करके वो कहीं लगा दिया और उन्हें पता ही नहीं, हर सेकंड फोर्टनाइट को ये अपडेट करना पड़ता है डाटा पूरा RBI के पास। ठीक है, हर दूसरे शनिवार की रात को। ठीक है ना भाई? तो कई बार चला दे हैं, फिर उसके लिए फिर वो बाएं तक कहीं या तो दूसरे बैंक पे तो अरेंज करेगा पैसे,
उसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग कॉल मनी। जब बैंक टू बैंक लेन देन होता है आपस में, उसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग कॉल मनी, आईबीसीएम उसको बोलते हैं। तो आईबीसीएम की जरूरत कब पड़ती है? अपने रेशियो को अपडेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। मान लो किसी दूसरे बैंक पे लेके लोन में थोड़ा देगा कोई, वो तो फिर वो बैंक नहीं दे लेगा, फिर थोड़ा देगा वो, ठीक है। सिर्फ बैंक टू बैंक जो लेन देन है वो एक दिन का होता है अधिकतम, हालांकि कुछ घंटों से शुरू होता है ये, ठीक है। कई बार ये कह दे कि आधे घंटे के लिए दे दे, आधे घंटे के लिए ट्रांसफर हो जाता है सारा सब कुछ, तो मैक्सिमम एक दिन। लेकिन एक दिन से ज्यादा के लिए किसके पास जाऊंगे? आरबीआई के पास। आरबीआई से अगर एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो कौन से पे? रेपो रेट पे लेंगे, ठीक है। 1 से 14 का फिर अपन ने डिस्कस कराया है, ठीक है। 1 से कम के लिए चाहिए तो आपस में बैंक अपना काम चला रहे हैं, और वह जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उन्हें क्या कम है? आप इंटर बैंकिंग कॉल मनी, ठीक है। तो सुनो भाई ध्यान से आगे। तो आप कर रहे थे SLR, वहां जो CRR डिपॉजिट की थी हम लोगों ने, वो सिर्फ कैश की फॉर्म में थी, उसके नाम में भी था कैश रिजर्व रेशियो। ये जो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अपने पास जमा रखनी थी बैंक ने, जो रिजर्व रखना था, वो कैश प्लस सिक्योरिटीज। आप लोग सिक्योरिटीज याद करो, ये जो सिक्योरिटीज आरबीआई जारी अपन करे थे ना, आरबीआई के काम, कल अपन आरबीआई के काम लिखे थे, मतलब सैटरडे को, तो उसमें दूसरा एक काम, दूसरा के सब लास्ट में लिखा था अपन, है ना, कि प्रतिभूतियों को जारी करता है। तो प्रतिभूतियों को खरीदते हैं बैंक्स, ठीक है। तो वे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें SLR मेंटेन करना है अपना, और दूसरा आरबीआई से पैसे लेने हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज सभी वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का 1% आरबीआई से कभी भी उधार ले सकते हैं। जो कि सिर्फ एक रात के लिए मिलेगा, जो कि सिर्फ एक रात के लिए मिलेगा, और रेपो रेट से 1% कम ब्याज दर पर मिलेगा। जो कि सिर्फ एक रात के लिए मिलेगा और रेपो रेट से 1% कम ब्याज दर पर मिलेगा। इसकी शुरुआत मई 2011 में की गई है, या इस सुविधा की शुरुआत मई 2011 में की गई है। तो ये देखो भाई जानता है, अपन लिखा है सीमांत स्थायी सुविधा दर, इसको हिंदी में बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। हिंदी में क्या है? सीमांत स्थायी सुविधा दर। ये जो है ये कह रहा है कि बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का या कुल आरक्षित पूंजी का, कुल आरक्षित पूंजी कौन कौन सी थी? सीआरआर और एसएलआर। तो 4% वह थी और 18%, या 18 और 4 22%, यानी 22% अपनी जो रिजर्व जो उसकी पूंजी थी उसका 1% यू कभी भी ले सके
और जो कि सिर्फ कितने दिन के लिए होगा, एक रात के लिए, और किस इंटरेस्ट रेट पे होगा, रेपो रेट से एक। तो अब रेपो रेट कितना है वो ध्यान कर लो, 6.5% है, तो ऑटोमेटिकली यू कितना हो गया, 5.5% हो गया। ठीक है, तो पूछेगा कि एमएसएफ की शुरुआत या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज की जो शुरुआत है वह कब की गई है, तो मई 2011 में शुरू की गई है। तो अपन ने जो शुरू में पढ़ा है वो बैंक रेट पढ़ा है, बैंक रेट के बाद रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, और फिर सीआरआर, फिर एसएलआर, और फिर एमएसएफ। तो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी तो एक बार सारे देख लो, टाइम आंदा रहूगा जानदा रहूगा, लेकिन यू आप लोगों से सब तो सुन के तभी जाया जाऊगा। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी देख लो इसने। हो गए, सुना पहले बैंक रेट से सुना, भाई बैंक रेट से सुना। ठीक है, ठीक है, सुनो इस ना रिवर्स रेपो रेट को आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन के लिए जाता है तो वो बैंक रोट रेपो रेट पे लेगा, लेकिन इसने ऐसे याद कर लो, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है, रिवर्स कर दो उसने, सिस्टम को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो उसने, ठीक ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रेपो रेट से 1% कम पर, वर्तमान में कितना, 3.35%। ठीक है, नेक्स्ट सीआरआर। ओए शांति भाई शांति, जो नगद के रूप में होगा, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, एक रात के लिए टोटल रिजर्व कैपिटल का 1%, था रेपो रेट से 1% कम ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। और कोई दो, और 3, इधर भी है कोई भाई, पहला दूसरा तीसरा नंबर सारे नूंगे जाऊंगे फिर, ये तो तारगिल धोखा हो गया।
क्या का धोखा हो गया था, हम तो थे नहीं है। साइंस का लेक्चर था। अच्छा है, अच्छा बायो का लेक्चर था तारा, कनिका मैडम का लेक्चर था। यू बायो कनिका मैडम नहीं कराते। अच्छा हाँ भाई, इधर कोई भी, चलो भाई इधर सुनाओ, मतलब खत्म। ओए बोलो इधर, बोलने तो नहीं काम चलता जो और तुम सोच रहे हो जो। हाँ भाई आगे। हम्म, तने देख रहा मैं, मौन ने भी नहीं सो देख सुन रहा के बोल रही है के ना बोल, मैं सिर्फ नुए देख रहा, एक बार नोट करूं के देख रहे हैं। मतलब शायद एक दिन, कोई बात नहीं भाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शायद एक दिन इतनी कड़वी बात मेरी पहली भी हुई हो। मैंने तो उस दिन भी कहा था, इतने बड़े टिर्री खान नहीं है कि यार, टिर्री खान तो कोई आंदा ही नहीं है कोचिंग लेने। जो लोअर मिडिल फैमिली है ना वह कोचिंग ले हुए है, ठीक है ना। ये फिर टिफन ठा फिरोगे फिर अच्छा रहूगा, फिर सारे में टिफन ठा फिरोगे फिर। नहीं अपना छोड़ दो, कोई जरूरी थोड़ा जो थारे मुश्किल हो अपना वो काम कर लो। थारते जब डेमो क्लास में आओ तो हम नीचे बेसिक क्लास में जब भी मैं कहूं, सरकारी नौकरी लेना कोई इतना आसान काम नहीं है जितना तो हम सोच कर रहे हो। अगर मेहनत करने का माइंड सेट हो तो इसमें रहो, नहीं तो अपना घर क्या था राम राम बोल दो, हमारे बस का नहीं है, क्विट कर जाओ। और क्विट करना हमेशा कमजोर आदमी की निशानी है, ठीक है ना। तारतमन एक बार एग्जाम्पल दिया था, सुभाष चंद्र बोस, उसके पिताजी ने लग रहा था क्यों मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए आंदोलन के नाम पे पढ़ाई तो टल रहा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ना मेरा सपना है कि अपने देश को आजाद कर, कौन को था बोले ना तू बहाना बना रहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने थोड़े से दिन छोड़ के वो काम आंदोलन वाला और आईसीएस की तैयारी करी थी। जिनाज था आईएएस को, उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस थी आईसीएस, और उसमें 13th रैंक लेकर आया था यू, 13वां रैंक, और टोटली इंग्लिश मीडियम होया करता यू, टोटली लंदन में इसकी परीक्षा होया करती। तो लिया के और अपने पिताजी के सामने रख दिया था, ले वो आप ये जो बात उठा रहे थे, ये जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि कर नहीं सकता, मैंने कर दिया है, लेकिन अब मैं इसने ज्वाइन नहीं करता हूं। क्योंकि उसका असली सपना यू था कि भाई क्यूकरी ने क्यूकरी भारत को आजाद कराना। तो वास्तव में कमजोरी होती हो ना साबित करके दिखाता, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। मतलब तरता है उससे दिन के समझाने लग रहे हैं भाई, जो बालक मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरिया में बैठे हैं उनके नहीं टेस्ट हो रहे हैं बेचारे के। मैं अपना बताऊं, मेरी सिस्टर इस पिछले 1 साल में 6 पेपर हम रह लिए, 6 गजटेड पोस्ट थी, छोटी उन्हें कभी भरी नहीं, 6 और लास्ट में रह थी जो गजटेड पोस्ट में इंटरव्यू हुआ है। जो ये 30 साल पोस्ट है ना तारी, इनमें इंटरव्यू नहीं होता, इनमें तो सीधी लिस्ट लगा है। गजटेड पोस्ट में इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाए वो रह जाए, लेकिन वो तो अपने मुंह तो यह भी निकल दी कि भाई गड़बड़ हुई है, बाद में कोई बात नहीं, मुकदमे नहीं होगी। और आज 42 एज कुल 7 महीने रह रहे हैं, 42 करोड़ ईब तक मेहनत कर रही है। हालांकि लेक्चरार भी है, गजटेड तो आज भी है, तो वह और ऊपर के लिए कर रही है वह। लेकिन मतलब इतने करते हुए कि नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हो?
ये बात बूत नू भी नहीं लग गई कौन सी बात मैंने जाऊंगी मत्थ चोड़ भी नहीं टेकन वाला आंदा भाई कोई सा तुम चक्कर में दम हो ना मत्थ चोड़ भी नहीं टेकन वाला आंदा 5-6 किल्टा तो ऊपर किल्टा वाला कोई आड़े जमींदार का बालक नहीं बैठा होगा कोई भी 5-6 किल्टा वालों को पूछता भी नहीं है तो इन मतलब हम कड़वी बात पावे कुछ नहीं और सारे ढाल की चीजा में हम भी निकल कर रहे हैं लेकिन अपनी मर्यादा में रहे हैं भाई कोई फायदा नहीं है कितनी है मतलब आम नहीं आ सकते उन बातों पे लेकिन फिर भी अपनी लिमिट में रहा करो थोड़ी ना करनी तो हमने क्विट करो बात खत्म ले मास्टर ते हमने नु कहना नीचे जाके तो मास्टर ने पढ़ाना नहीं आंदा जी और कुछ ना कर सकते कम शिकायत के लाया मास्टर की तम और कुछ ही नहीं आंदा तो हमने चलो तो हम अपने आप ने गलत भी नहीं आदमी ने दोनों जो पढ़ाना ही नहीं आंदा फिर भी तारा हाथ ऊपर इन तो यू नहीं भाई अगर लगता हो तो हमने कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं अपना ठहगा जोड़ा चले जाओ कोई फायदा नहीं गलत लाइन में लग रहे हो फिर तुम कुछ काम धंधा सीख लो कड़ी काम धंधा सीख के 20-30-50 हजार रुपये उसमें गिर लोगे आराम से गिर लो कोई दिक्कत नहीं है 700-800 रुपये तो लेबर की दिहाड़ी हो रही है बात के टाइम में ठीक है 1000 रुपये सफेदी करने वाला ईट लाने वाला ले रहा है मिस्त्री इतनी तनख्वाह लगती है ना सरकारी नौकरी 22-23 हजार रुपये ज्वाइनिंग है कल रख 23-400 पता है इस तो ज्यादा लेबर में कमा लोगे हाँ भाई और कोई भी इसमें था इधर तक कोई भी पीछे भाई लास्ट सुनाओगे उस तक अगला बेंच उस तक अगला बेंच इस तक अगला भाई इस तक गए इधर हम तो थे ही नहीं भाई हाँ भाई पीछे तारा कोई सुनाओ इधर करिए इसने बोलिए इसको पीछे पीछे हाँ भाई सुनाओगे पीछे बोल जोर से सुनाइए थोड़ा वर्तमान बेशक रहने दे वर्तमान वाली कोई दिक्कत नहीं है तो अपडेट होती रहूंगी अपने आप करते रहिए हाँ रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन उपलब्ध कराता है आरबीआई ठीक है सीआरआर अच्छा कैश जमा अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ निश्चित भाग कुछ सर्टेन पार्ट उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है ठीक है उसके बाद एसएलआर हाँ भाई इधर कोई और कौन इसमें बीच वाले में था बीच वाले बेंच पे था सुनाओ ठीक है हम्म हम्म ठीक है और भाई कोई पीछे कोई भी
आगे कोई भी? चलो भाई, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट हैं इनका रिव्यू करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर दूसरे महीने। अभी 11 या 12 तारीख को हुआ है अभी हाल ही में, तो नेक्स्ट जो रिव्यू होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो फरवरी महीने में होगा, और वो फरवरी और मार्च के लिए होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर मार्केट को या बाजार को रिसेशन से निकालना है तो रेट्स अप करने पड़ेंगे या डाउन करने? सिर्फ हाथ उठाना है, बोलना किसी ने नहीं। रिसेशन से, बाजार को मंदी से बाहर निकालना है तो रेट्स जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो ये रेट हैं, तो रिव्यू जब इनका करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन अप्स करेगी या डाउन करेगी? डाउन करेगी, अप करेगी और डाउन करेगी, और इधर डाउन करेगी, पीछे डाउन करेगी, इधर भाई डाउन करेगी, अप करेगी, पीछे भाई डाउन करेगी या अप्स करेगी? डाउन करेगी। डाउन क्यों करेगी बता? सुनो भाई ध्यान से, इधर मार्केट में मंदी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए ये रेट्स जो है डाउन करने पड़ेंगे, ताकि बैंकों की लोन कैपेसिटी बढ़ सके। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी तो लोन कैपेसिटी बढ़ेगी उनकी। ठीक है, अब जब उनकी लोन कैपेसिटी बढ़ी, इंटरेस्ट सॉरी घटी, उधर घटाएगा और बैंकों की लोन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई घटा रहा है, तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? घटाएगा। तो बाजार में बैंकों से पैसा ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा ना। तो जब ज्यादा पैसा लोगों के पास होगा या लोगों के पास जाएगा तो डिमांड अपने आप बढ़ेगी। तो डिमांड जब बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, तो मार्केट अपने आप रिसेशन से बाहर चलेगी। ठीक है, तो शायद ये आप लोगों की ये बताई थी है लास्ट क्लास में। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो तो रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, मंदी से निकालने के लिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने, ये बताए थे ना शायद ये। अब सुनो भाई, जानते हैं अब एक चीज आई थी, प्रतिभूतियां, ये आई थी ना, या सिक्योरिटीज आई थी। मैंने बताया था कि इन सिक्योरिटीज को जारी करता है आरबीआई और खरीदता है कौन? तो यह जो खरीदने की और बेचने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ये पूछता है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से, सेल और परचेज से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हिंदी में लिखेंगे भाई, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? कि आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री की प्रक्रिया है। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं। लिख लिया? नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता वाले उधारक क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता वाले उधार क्षेत्र। लिखो भाई, हैं?
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, हर वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी, अपनी कुल लोन कैपेसिटी का, हर वाणिज्यिक बैंक को अपनी टोटल लोन कैपेसिटी का एक निश्चित भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना अनिवार्य है। हर वाणिज्यिक बैंक को अपनी टोटल लोन कैपेसिटी का एक निश्चित भाग प्राथमिकता क्षेत्र, उधार वाले क्षेत्र में देना अनिवार्य है, जो कि 40% है, 40%। जैसे करीसी ये प्राथमिकता वाले उधार क्षेत्र हैं, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जैसे करीसी, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लघु एवं कुटीर उद्योग आदि, तथा लघु एवं कुटीर उद्योग, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, तथा लघु एवं कुटीर उद्योग आदि। और इस 40 में भी, और इस 40% में भी, और इस 40% में भी 18% केवल कृषि क्षेत्र में देना अनिवार्य है। और इस 40 में भी 18% केवल कृषि क्षेत्र में देना अनिवार्य है। मतलब समझे आप लोग? मान लो किसी कॉमर्शियल बैंक की लोन कैपेसिटी 100 रुपये की है, ठीक है? तो उस 100 रुपये में तय उसने 40 रुपये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एरिया में देना जरूरी है। और में कौन कौन से हैं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और लघु एवं कुटीर उद्योग। एक्चुअल क्या था कि जो ये बैंक थे, ये इन क्षेत्र में लोन देकर कम खुश थे, क्योंकि यहां जो रिस्क है, जोखिम जो है वो ज्यादा है। खासकर जो एग्री फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें पहले तो पैसा खूब मरा करता, अब तो कम मरा है। पहले मान लो किसी किसान ने ले लिए तो वो जमा ही नहीं करा था वो। आज भी जो केसीसी ले लें, किसान क्रेडिट कार्ड ले लें ना, उस केसीसी ने जमा बहुत कम लोग करावे में, पलटी मरवाया जावा है, बस ब्याज जमा करावे 6 महीने का, उल्टी फिर ले लेना अगले दिन। मतलब एक दिन टोटल पूंजी जो है ब्याज समेत बैंक में जमा कराई, अगले दिन फिर निकलवा ली। ठीक है, आज भी यूं कर रहे हैं। तो मतलब यहां पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में, इन फील्ड में कोई भी, इस सेक्टर में कोई भी बैंक पैसे देकर खुश नहीं था। तो फिर आरबीआई के द्वारा यह निश्चित किया गया कि आपको अपनी टोटल लोन कैपेसिटी का 40% इस फील्ड में देना ही देना, और इवन 40 में भी 18% तो आपने केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में देना पड़े। ठीक है, तो
पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता क्षेत्र उधार वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो जिसने यू बेरा होगा कौन कौन प्रायोरिटी सेक्टर एरिया है, तो वही उस उत्तर का आंसर दे पाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। परिसंपत्तियां, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ये किस किस ने सुना है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स? क्या होता है ये है? लिखो। जब बैंक के द्वारा लोन के रूप में दिया गया पैसा समय वापस नहीं पहुंचता है, जब बैंक के द्वारा लोन के रूप में दिया गया पैसा समय पर वापस नहीं पहुंचता है, तो वो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहलाती हैं। तो वो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहलाती हैं। अब बैंक में तो मान लो कोई पैसा लेकर गया, लोन लेकर गया है, ठीक है, तो लोन लेन में उसकी दो चीज सेट हुई है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। वो है ना सेट, है ना? तो मान लो जितने दिन के लिए वो लेकर गया है, अगर वो उस टाइम तक वापस ना आवे तो उस पैसे को बैंक मरा हुआ समझ ले, डूबा हुआ समझ ले। ठीक है, तो यू जो आप लोग डिफॉल्टर देखते होगे अपने आसपास, बैंक डिफॉल्टर जो लोन लेकर भरते नहीं है, मतलब बैंक जो पैसा दे हुआ है उसका बहुत सारा पैसा तो डूब जाए बेचारेगा। अब जो डूबा हुआ पैसा है वो एनपीए कहलाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अपा देसी भाषा में तो इन्होंने कहते हैं डिफॉल्टर हो रहे हैं या बैंक का पैसा मर गया है, लेकिन बैंक की जो टेक्निकल टर्म है वह क्या है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब जो बैंक का असेट्स गया है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्म कब करेगा? जब वो गया और टाइमली वापिस आया। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो तो कई बार सरकारें चुनाव में घोषणा करता है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो इतने रुपये माफ कर दूंगा, ऋण माफ करे नहीं है। तो और ऋण नू नहीं है कि कोई जो ठीक ठाक कस्टमर है उसका माफ हुआ है, जो डिफॉल्टर हुआ है ऑलरेडी एनपीए हुआ है, मतलब बैंक ने जो सा पैसा पहले थे मरे समझ रखे कि ये तो अंधा ही नहीं है, वो पैसा माफ करे है सरकार, ठीक है, या पार्टियां। तो इसकी अवधि तय कर रखी है। यदि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी कोई भी किस्त 365 दिन तक ना आवे, जो मूलधन है उसकी कोई भी किस्त 1 साल के अंदर या 1 साल तक ना आई तो 366वां दिन होंगे, 366वां दिन होंगे वो किस में आ जाएगा? एनपीए में आ जाएगा। ठीक है,
इंटरेस्ट की कोई भी किस्त उसने 180 दिन तक, मतलब 6 महीने तक कोई भी इंटरेस्ट की किस्त उसने जमा नहीं कराई, तो वो भी किस में आ जाएगी। हालांकि मुनाफा था बैंक का यू, प्रॉफिट था ना बैंक का यू, लेकिन जो प्रॉफिट है वो भी किसकी पूंजी है, बैंक की है, तो यह भी डूब गई है। तो पूछता है कि एनपीए में प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कितनी अवधि तय कर रखी है, तो 365 दिन की अवधि है। और इंटरेस्ट अमाउंट के लिए कितनी अवधि तय कर रखी है, 180 दिन की तय कर रखी है। ठीक है, 181वां दिन होया, वैसे ही वो किस में ऐड हो जाएगी, एनपीए में ऐड हो जाएगी वो। ठीक है, एनपीए में कति लास्ट ऑप्शन हुआ है यू, बैंक कोशिश करा है कि कुकरी ने क्यूकरी वो दे दे, लेकिन वो कति नहीं देता जब जाके उसने एनपीए में ऐड करे हैं, और उसकी एक लिस्ट बना के फिर बैंक अपने उसमें नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ है। और जब फिर बैंक में कोई जावे है और जब उसने अपना नाम आगे पावा है, तो वो काफी गर्व महसूस करे है, जब डिफॉल्टर हो रहे सारे डालेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जो सिक्योरिटीज दे हुए थे जमीन की, उनकी कुड़की कर ले थे। अब यू कुड़की वाला सिस्टम नहीं रहा है, कुड़की तो कर दी बंद। ठीक है, तो अब क्या है कि कुड़की दूसरे तरीके की कराएं, बोली लगावे हैं। इब बोली में मान लो मैंने लोन तो ले रखा 5 लाख रुपए, और ब्याज ब्यूज लग के हो रहा हो 10 लाख रुपये, बैंक तो सारे लेगा ना अपने। तो इब उसमें मान ले प्रॉपर्टी भी की अगले की 15 लाख रुपये की बोली थे, तो फिर क्या करेगा वो, 10 तो अपने रख लेगा, 5 उस मालिक से दे देगा। कुड़की में क्या हुआ था, कुड़की आर्थिक टोटा हो नफा हो जो भी है मेरा है, मान ले ज्यादा की बिकी वह भी मेरी थी, और कम की बिकी वह भी बैंक की थी, कुड़की आ हुई थी। ठीक है, तो ये था नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब एक होया करे प्राइम लेंडिंग रेट, जिसको बेस रेट बोलते हैं। ठीक है, लिखोगे प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, वह न्यूनतम ब्याज दर, वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम ब्याज दर पर बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता है, वह मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिस पर या जिससे कम ब्याज दर पर बैंक लोन नहीं। अब सुनो भाई, जानते यू क्यों है, एक बेस रेट तय कर दिया जावे है। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार दर, या इसको आपा और स्पष्ट समझना न्यूनतम ब्याज दर है या। ठीक है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट, मतलब कहने का यू है कि चाहे बैंक मैनेजर के मम्मा का छोरा है जो इस तक नीचे या इस तक कम इंटरेस्ट रेट पर उस तक वो लोन नहीं दे सकता। एक्चुअल क्या था कि ये क्या करे थे, या सुविधा आरबीआई ने दे तो पहले भी रखी थी, नहीं तो कंपटीशन छिड़ जाएगा नहीं ना आपस में, बैंक में भी कंपटीशन नहीं आ जाएगा। एक मिनिमम रेट सेट कर रखा है कि इससे नीचे तो हम दे नहीं सकते, हाँ ऊपर जितना मर्जी काट लो,
ये अलग अलग काटते हैं कस्टमर को। मान लो इस तक किसी इंटरेस्ट रेट पे दे रखा लोन, सेम लोन इस तक किसी इंटरेस्ट पे रेट दे रखा, इसी तक। अब उसमें देखेगा कि मोस्ट रिलायबल कस्टमर कौन, सबसे भरोसेमंद ग्राहक कौन है। अब जहां रिस्क जीरो होगा वहां तो लोन बैक के देगा बैंक, उन्होंने भी रखा रहा है कभी। और जहां जोखिम ज्यादा होगा और इंटरेस्ट रेट भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, उन्हें भी आना तो है ही नहीं, और आवेगा तो मुनाफा देके जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेस रेट पे लोन मिला है, ये जो बड़े बड़े लोन ले हुए हैं कई कई हजार करोड़ के, लाख करोड़ के, जैसे पानीपत में भी 10, 12, 15 यूनिट ऐसी होंगी जिनको बेस रेट पे लोन मिला है। ठीक है, दो तरह के कस्टमर हुए हैं बैंक में। एक तो जनरल कस्टमर जो डेली आ रहा है जा रहा है, कोई काम पड़ गया ऊंचा रहा है। एक है बैंक का फेवरेट कस्टमर, फेवरेट कस्टमर जो उसका रिलायबल कस्टमर है, जो भरोसेमंद ग्राहक है, उसका नु बेरा भाई इसका पीसा आना या ना मर नहीं सकता है। कई बार आप लोग जाओगे बैंक में पैसे लेने, अपने पैसे, वो बहुत सारी बार्गेनिंग करेगा, आपके साइन मैच नहीं हो रहे जी, खाता किसके नाम है जी, आप पीछे साइन करो जी, आप अपना ये करें ना, ये क्वेश्चनिंग। लेकिन कई बार ऐसे कस्टमर जो मोस्ट रिलायबल, सबसे अति भरोसेमंद ग्राहक हैं, उन तक बिना साइन के, बिना लोन पास हुए भी, तब भी बैंक पैसे दे रहे हैं, क्योंकि बैंक ने उन आदमियों पर भरोसा है, उन्हें पता है कि पैसा नहीं मर सकता। ठीक है, तो ये है आधार दर, बेस रेट। अब ना ये पूछा गया था एक बार सवाल कि पीएलआर को दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो प्राइम लेंडिंग रेट का दूसरा नाम क्या है, बेस रेट। ठीक है, आधार दर के नाम से उसको जानते हैं कि एक आधार तय कर दिया कि उसके नीचे तो कोई भी ब्याज दर नहीं होगी। ठीक है, तो ये था। अब इसके अलावा इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए समय समय पे कुछ कमेटीज बनी है, कुछ एक्ट लाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्ट आया है वो आया है इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949। ठीक है, इंडियन बैंकिंग एक्ट, इंडियन बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, 1949 में। आप लोग याद करो, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कराया गया है। तो इस एक्ट के द्वारा इंडियन बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 आया। इसमें आरबीआई को अनलिमिटेड राइट्स दे दिए बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के। ठीक है, तो इसमें क्या है इंडियन बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में कि बैंकों को नियंत्रित करने के लिए असीमित अधिकार आरबीआई को सौंपे गए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इसके बाद एक आया बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल जिसको आप लोग बोलते हैं। बैंकिंग ओम्बुड्समैन 1995। बैंकिंग ओम्बुड्समैन, OMBUDANC, ओम्बुड्समैन। हिंदी में लिखोगे बैंकिंग लोकपाल 1995। यू जो लाया गया कस्टमर सर्विस को बेहतर करने, मतलब ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए। बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये पूछता है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन कब लाया गया, तो 1995 में लाया गया था ये। ठीक है, तो ये किस लिए था, क्या काम था इसका? हाँ सुनो, कई बार बैंक वाले बदमाशी कर देते हैं, आप लोग चले जाओ हो जब कि मैं नहीं करता या फिर आ जाइए, तो कस्टमर सर्विस के लिए
वहां एक बोर्ड लगा, बहुत सारे नीले कलर के बोर्ड मिलेंगे बैंक के अंदर आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया उनमें किए हुए हैं। एक तो होता है इंटरेस्ट रेट का, जिस पे बेस रेट लिखा मिला है। मतलब आप बैंक मैनेजर से या बैंक के किसी एम्प्लॉय से ये बात कर सकते हो कि मेरे को बेस रेट पे लोन क्यों नहीं, तो फिर वो कारण बताएगा, ठीक है। या फिर ज्यादा है उसको उलझा दोगे तो बेस रेट पे वो देगा कि भाई पीछा छोटा जान दे, ठीक है। तो दूसरा, कई बार आप लोग देखोगे कि बैंक में वॉशरूम फैसिलिटी नहीं होती, पानी की फैसिलिटी नहीं होती, हवा की फैसिलिटी। अपने ऊपर तो उन पर 2-2 3-3 पंखे एसी पाऊंगे, लेकिन कस्टमर का जो बैठने का स्थान है वहां पर कुछ नहीं मिलेगा कई बार। खासकर एसबीआई बैंकों में ऐसा हुआ है। क्यों? बड़ा सिस्टम है एसबीआई का, तो वहां सर्विस इतनी बेहतर नहीं है। तो वहां ना ओम्ब्यूड्समैन देखना जाकर के, वो जो ये है अपना एसबीआई, वह दीवार है जो इसकी इधर, उस पर लिख रहा है पढ़दे एंट्री होंगे, उसमें बकायदा नंबर दिए जाए हैं कि यदि आपने किसी प्रकार की बैंक संबंधी कोई समस्या है तो निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें। उसमें अथॉरिटी के लेवल हैं, फर्स्ट अथॉरिटी, सेकंड मतलब पहली तभी संतुष्ट नहीं हुई तो दूसरी पे अपील करो, दूसरी पे भी नहीं हुई तो तीसरी पे, ऐसे दिए हुए है पूरी बात, ठीक है। तो फिर बैंक वाले तो हमने टोंदे फिरेंगे सारे, चक्की जा रहे हो हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है कुछ कमेटीज बनाई गई, जिससे पूछा है वो किससे संबंधित थी। सबसे पहली थी 1991 में, सॉरी 1990 में, पहली है 1990। 1990 MN गोईपोरिया कमेटी, या जो थी भाई बैंकिंग ग्राहकों या बैंकिंग ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित, मतलब जो बैंकिंग कस्टमर सर्विस थी उसके सुधार के लिए गठित करी गई थी। या फिर दूसरी थी 1991 MN नरसिम्हन कमेटी, या थी भाई बैंकिंग सुधार के लिए बैंकिंग सुधार। मतलब सुनो, 1991 में आप लोग देखो कि एलपीजी अपनाया था, अपन अपनाया था ना। तो एलपीजी फॉलो करने के बाद विदेशी बैंक भारत में आ गए थे। तो विदेशी बैंकों से भारतीय बैंक टक्कर कैसे ले? टक्कर कैसे लेंगे? जब मुनाफा ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा इंडियन बैंकिंग का। अब बैंक्स का मुनाफा कब ज्यादा होगा? जब वो ज्यादा लोन कैपेसिटी होगी उसकी। तो लोन कैपेसिटी कब ज्यादा होगी उसकी? जब उसके पास पैसे ज्यादा होंगे। अब पैसे ज्यादा कहां रहे थे? कुछ तो उन्हें सीआरआर के रूप में रख दी, अपना पैसा तब भी रखना पड़ रहा। कुछ उसने एसएलआर के रूप में जमा रख दिया। लोन कैपेसिटी का 22% तो जमा कर दिया उन्हें, मोटा मोटी 18% एसएलआर और 4% सीआरआर। तो 100 रुपये की कुल टोटल लोन कैपेसिटी में 22 रुपये तो उन्हें जमा कर दिए। प्रॉफिट कितना होगा? अब उसमें तो फिर 40% में कह रहे प्राइम सेक्टर लैंडिंग में दो, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उधार दो। अब प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उधार कैसे देवें? ओडे रिस्क सब तो ज्यादा है और तब वापिस आने की उम्मीद नहीं है। कौन कौन से हैं? हमें कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और लघु एवं कुटीर उद्योग। तो उड़ते उए नहीं वापिस आने की उम्मीद होती है, ठीक है। तो ये था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एरिया। अब इसने देख लो एक बार, आगे करेंगे थोड़ा।
क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बैंकिंग, तो यू नरसिम्हन कमेटी में ही बात आवा है या कि विदेशी बैंकों तो भारतीय बैंक कैसे टक्कर लेंगे? उन्हें बेचारे ने अपना CRR SLR के रूप में जमा करा दिया सारा पैसा, तो प्रॉफिट कितना निकाल लेंगे? हाँ, अब आप लिखेंगे भाई भारत में नोटों की छपाई। भारत में नोटों की छपाई कैसे होती है? कोई भी बताएगा कैसे होती है? हैं? अरे RBI तो करता है, वो तो कर लिया था अपन है। कैसे, किस हिसाब से कैसे छापते हैं नोट? है? नहीं, मशीन तो छपेंगे और आदमी कैसे छापेगा इतने नोट? हाँ भाई, इधर कैसे छापेंगे नोट? है? इधर बीच में, इधर उधर कैसे छपेंगे नोट? क्या क्या जितनी जरूरत पड़ी उतने नोट छाप लेंगे? सुनो, अगर जितना भी मन करे उतने नोट छाप दिए, आप कल्पना करके देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? बाजार में पैसा ही पैसा हो जाएगा। अब पैसा ही पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे, और वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई आ जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो मतलब देश जो है इन्फ्लेशन का सामना करेगा, मुद्रास्फीति का सामना। जैसे आप श्रीलंका में देखो, वेनेजुएला में देखो, ये देश में कि जितनी जरूरत पड़ी उतने नोट छाप लिए, समझ रहे हो? तो यहां पर आप लोग देखोगे कि एक सिस्टम अपनाया जाता है, उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी आपको नोट छापने के लिए कुछ मिनिमम रिजर्व रखना। आप लोगों ने सुना होगा ना कि नोट छापने से पहले उतनी कीमत का सोना धरना पड़ा है पीछे, है ना? तो वो सोना नहीं, वो सिक्योरिटीज भी हुए हैं, ठीक है? ये फैक्ट सही है कि पीछे सोना रखना पड़ा उतनी कीमत का, लेकिन नू नहीं है कि अपन 50 रुपए की जरूरत पड़ी देश में 50 रुपए छापन बैठ गए, छापले 50 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली तय कर रखी है उतना अपना न्यूनतम आरक्षित रखना पड़ेगा। मतलब मिनिमम कुछ अमाउंट या मिनिमम कुछ रेशियो आपने रिजर्व रखना पड़ेगा, छापले कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम जो रिजर्व सिस्टम, तो सीधा सवाल पूछ रहा है आप लोगों से कि भारत में नोटों की छपाई किस प्रणाली पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है। देखो भाई, भारत में जो नोट छापने का काम है वो किसका है? RBI का है। अब RBI जो नोट छापने का काम करेगा उसके लिए
एक मॉडल कह लो, एक सिस्टम कह लो, उसको फॉलो करता है। और वो सिस्टम कौन सा है? हाँ, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं न्यूनतम आर्क। अब सुनना, मतलब नोट छापने के लिए आपने मिनिमम इतने तो रिजर्व रखने ही पड़ेंगे। मान लो अपन है 50 करोड़ रुपया की जरूरत पड़ जाए। कितने? 50 करोड़ की। अब छाप ले भाई, लेकिन किस मेथड को अपनाएगा छापने के लिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाएगा। अब वो मिनिमम रिजर्व तय कर रखा है कि इतना तो आपने मिनिमम रिजर्व रखना ही पड़ेगा, और वो तय कर रखा है 200 करोड़ का। कितना? 200। अब कोई सुनो, अब कोई पागल थोड़ा है कि चाहिए उसने 50 करोड़ रुपए, मतलब छापेगा 50 करोड़ रुपए, धरेगा 200 करोड़ रुपए, तो कम से कम कितने छापेगा वो? 200 तो कम से कम छापेगा। तो इस 200 में भी उसने रेशियो सेट कर रखा है। इसमें मतलब 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस फॉर्म में पैसे छपते हैं। ठीक है, 115 करोड़ रुपए का सोना कीमत का और 85 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज, तब छपेंगे। और एक अनुमान है आरबीआई का कि हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए के नए नोट छपते हैं। ठीक है, लिख दिया भाई। अब सुनो, अब भारत में जो है 1 रुपए से लेकर और 2,000 रुपए तक के नोट छपे हैं। 1 रुपए का नोट तारे तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, लेकिन 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का और 2,000 रुपए का, ये नोट इस टाइम प्रचलन में है। ठीक है, तो इसमें जो है एक बात आप लोग देखोगे कि दुनिया में सिर्फ 5 मुद्रा ऐसी हैं जिनके मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे डॉलर है, आप लोगों ने डॉलर इस उसमें मिलेगा। आप लोगों ने येन देखोगे, येन इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो 5 मुद्रा है। 5वीं जो मुद्रा बनी है वो अपने भारत की बनी है, और भारत की जो मुद्रा की प्रतीक चिन्ह के रूप में पहचान की गई है सिंबॉलिकली, वो क्या है? नहीं भाई, ये है। और ये जो बनाया है 2010 में, 2010 में पूछा है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे का एक स्टूडेंट था डी उदय कुमार, इसने बनाया है ये। ठीक है, तो एक एक करके जो है आप देखते चलेंगे भाग्य। अच्छा, एक और है, 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट, ये छोड़ के बाकी सारे छापा है आरबीआई। 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का नोट, ये कौन छापा फिर? हाँ, जो वित्त मंत्रालय है वो छाप। सुनो, एटलीस्ट आरबीआई भी किसके तहत काम कर रहा है? हालांकि ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन किससे संबंधित है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है ना। तो नोट डाल के इसने लिख लियो कि 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है, बाकी सारे नोट और सिक्के आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं।
बाकी जो मनी की जो छपाई का काम है वो आरबीआई कर रहा है। अब मनी बहुत डाल की है ये, ठीक है, नियर मनी, डियर मनी, फिएट मनी, ठीक है, क्रिप्टो मनी, तो ये सारी डिजिटल मनी। तो ये आपा जो है अगली क्लास में करेंगे, और इसके साथ ही कहां कहां भारत में छपाई हुआ है ये आपा कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा है। डी उदय कुमार।